की बात करते हैं, फराज आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आई थिंक 2-3 है। I think हाँ, कोई एक कलर जो है ना वो सूट नहीं करता, जाहिर है। कभी रेड अच्छा लग रहा होता है, कभी ब्लू अच्छा लग रहा होता है। जी, तो रंग जो हैं आपकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। कपड़े हों या फूल हों, अगर उनके रंग खिले होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो आपकी तबीयत पे एग्जैक्टली आपकी तबीयत पे बड़ा अच्छा खासा असर पड़ता है। रंगों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहते हैं ना कि आप थोड़े से चूज़ी हो जाएं जब आप कपड़े खरीद रहे हो या अपने घर में फ्लावर्स के हवाले से कोई डेकोरेशन कर रहे हो। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। फितरत तो नाम है रंगों का, रंग है तो जिंदगी है, रंग नहीं तो कुछ भी नहीं। गर्मियों के इस मौसम में ये रंग ही तो है जो तबीयत को मस्त बना देते हैं। कौन सा रंग आपकी शख्सियत पर कैसा असर डाल सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। गर्मियों की आमद है। एक तरफ जश्न बहारा मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ खूबसूरत रंगों के मलबूसात मार्केट का हिस्सा बन गए। गर्मियों के मौसम में लड़कियां चाहती हैं कि वो ऐसे रंग पहने और ऐसे फूल सामने हो जो आंखों को तस्कीन और खुशी बख्शें। थोड़े से डार्क कलर्स भी पहने जा सकते हैं जब रात का वक्त हो, लेकिन यूजुअली गर्मियों में सनलाइट एब्जॉर्ब होनी होती है, इतना कुछ होता है, तो इसलिए लाइट कलर्स बेहतर होते हैं। मैं गर्मियों में आमतौर पर लाइट कलर्स पहनना प्रेफर करती हूँ। जितने भी हमारे बेसिक प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स हैं उनका लाइटर शेड। लाहौर की धूप में आई वुड प्रेफर टू वेयर द लाइटर एंड द ब्राइटर टोन्स विद द पेस्टल कलर्स डेफिनेटली। मारीन नफ्सियात डॉक्टर इरम कहती हैं कि हर वक्त पहने जाने वाले शोख रंग तबीयत में तल्खी पैदा कर सकते हैं। गर्म मौसम में हल्के और कूलिंग कलर्स राहत और तस्कीन का बायस बनते हैं। आजकल गर्मियाँ हैं तो जो कूल पैलेट्स हैं जैसे ग्रीन है या ब्लू है या एक्वा के जो शेड्स हैं, इनको कंसिडर किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसमें काम इफेक्ट है, सूदिंग इफेक्ट है। ये कलर नेचर से रिलेट करते हैं। सोचें कि ये झील का कलर है, ये आसमान का कलर है, तो ये इसके अंदर बहुत गहराई है। ये डीप कलर्स हैं, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, ये एग्जिबिट करते हैं। फ्लावर और कलर आर्टिस्ट शाइस्ता कहती हैं कि शोख रंग जिंदगी में मायूसी, थकावट और उलझनों को भूलने में मदद देते हैं। चाहे मूड आपका कैसा भी हो, अगर आप ब्राइट कलर्स देखते हैं या उसको आप प्ले अप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप चेयर अप हो जाते हैं। तो सेम इज़ द केस विद आप क्लोथ्स, आप कपड़े भी आप देखें। ज़रूरी नहीं कि गर्मी आ गई तो बिल्कुल ही आप लाइट कलर्स पे जाएं। मेरी ओपिनियन ये है कि गर्मियों में भी ब्राइट कलर्स पहने जा सकते हैं। रंग कोई भी हो, जिंदगी के हुस्न में इजाफा करते हैं। फर्क इतना है कि जिंदगी के हालात की तरह रोजमर्रा में भी अगर रंग तब्दील हो जाएं, तो ना सिर्फ मूड खुशगवार होता है बल्कि दिमागी उलझनों, डिप्रेशन, गुस्सा और बेचैनी से भी निजात मिल सकती है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। रंगों भरी रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर बात कर लें, डॉक्टर माहीन रिजवान, माहिर नफ्सियात, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं लाहौर स्टूडियो से। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कहते ना कि अगर आपको रंगों की कलेक्शन और उसको चूज़ करने की सेंस हो तो आप बड़े रंगीन हो जाते हैं। कुछ रंगीन मिजाज लोग भी होते हैं। सबसे पहले तो मैं रंगों के हवाले से बात करूंगी कि ये सिलेक्शन कितनी ज़रूरी है कि आपने किस वेदर को देखते हुए कौन सा रंग लेना है, या ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी पे कौन सा कलर सूट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। बहुत अच्छा आपने टॉपिक सेलेक्ट किया कि जो कलर्स होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कौन सी पर्सनालिटी पे कौन सा कलर जो है वो सूट करता है, किस तरीके की होती है। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो डेफिनेटली एटलीस्ट अगर वो बाइपोलर या मेनिक के साथ आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा शोख रंग के कपड़े पहन कर आएंगे, तो उससे हमें थोड़ा बहुत उनकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है, थोड़ा बहुत उनकी असेसमेंट का पता चल जाता है कि क्या है। जो मेरे ख्याल से हम कलर वाइज अगर हम बात करें तो सबसे सूदिंग कलर जो होता है वो ग्रीन होता है और ये कन्फ्यूजन को दूर करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप पार्क में जाएंगे आप खुद रिलैक्स फील करेंगे, नेचर को देख के रिलैक्स फील करेंगे, आपके अंदर खुद एक एनर्जी आएगी, एक बूस्ट आएगा कि आप डिसीजन पावर आपकी स्ट्रांग होती है। ग्रीन कलर जो होता है उसके अंदर स्पेशली जब आप पार्क्स में जा रहे हैं आपको खुद आपने फील किया होगा। सेकंड है पर्पल कलर। जैसे पर्पल कलर होता है उसको हम एक रॉयल कलर के तौर पे यूज़ करते हैं, फैंटेसी के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को,
और साइकोसिस, ऑब्सेशन, इन सारी जो इलनेसेस हैं साइकाइट्रिक इलनेसेस, इनको ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू कलर। ब्लू कलर यूजुअली हम जो है ना सूदिंग कलर होता है और ये एक आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है, आपकी डिप्रेशन को रिलीज करता है, आपका इसको ना समझा जाता है कि इट्स एन ऑनेस्ट कलर। बिल्कुल एक प्योर, जैसे एक वाइट है, वाइट को भी हम ऑनेस्टी के अंदर लेकर आते हैं, प्योर में लेकर आते हैं, फ्रेश होता है, एयरी कलर होता है, फ्रेश। नेक्स्ट फिर जो हमारे पास आता है एक रेड कलर। रेड कलर यूजुअली देखा गया है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कलर है, तो इससे हमें ना एक एनर्जी की वाइब आती है, बूस्ट की वाइब आती है, कॉन्फिडेंस की वाइब आती है, सेल्फ एस्टीम हमारा बढ़ जाता है। उसके अलावा ऑरेंज कलर की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कलर की एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ऑरेंज कलर जो है वो आपकी भूख को बढ़ाता है और क्या कहते हैं, हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करता है, आपकी डिप्रेशन को रिलीज़ करता है, शाइनेस को दूर करता है। इसी तरह पिंक जो है, पिंक आपने देखा होगा कि यूजुअली ये फेमिनिटी का कलर है, ख़वातीन ज़्यादा पिंक के ऊपर फोकस करती हैं। एक सॉफ्ट सा कलर होता है, कोई भी पहने तो एक सॉफ्ट इमेज आता है, इसलिए हमें ये डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स वगैरह जो होते हैं इनकी ट्रीटमेंट के अंदर हम देखें, हम उनको सॉफ्ट कलर्स एडवाइस करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहने, हल्के रंग के, बिल्कुल ज्यादा शौक ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तैयार एंगर को ट्रीट करते हैं। इंसान का जो मूड होता है उस पर कलर का कितना असर होता है कि आपने आज जो कलर वेयर कर रखा है या आपके इतराफ में जो कलर है उस हिसाब से आपका जो मूड है, आपका जो जहन है, उस पर भी इसका कोई असर होता है? और उसमें ये भी ऐड कीजिएगा क्या ख़वातीन और मर्दों के लिए ये असरात अलग अलग होते हैं? देखिए हर एक पे ना पर्सनालिटी वाइज डिपेंड करता है थोड़ा सा, ठीक है। यूजुअली मूड पे ऑब्वियसली अगर आपका सुबह सुबह उठते हैं अक्सर लोगों का मूड बहुत चिड़चिड़ा होता है, जो भी उनको रंग नजर आए वो पहन लेंगे, लेकिन अगर किसी का मूड अच्छा है तो वो ब्राइट कलर्स की तरफ जाएंगे, ज्यादा अच्छे तैयार होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी का मूड डल है, सुबह उठते साथ ही कोई डिप्रेशन का पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बिल्कुल ही लो कलर के कपड़े पहनेगा, अपनी तैयार होने की भी वो उसमें नहीं जाएगा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा तैयार हो रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। सेकेंडली ऑब्वियसली हमारी जो सोसाइटी है उसमें देखा गया है कि जो फीमेल्स और मेल्स हैं उसमें थोड़ा कलर डिफरेंस इस तरीके से आता है कि अगर कोई मेल पिंक कलर के कपड़े पहन ले तो उसको हम कहते हैं कि इसने पिंक कलर के कपड़े क्यों पहने हैं, थोड़ा सा डार्क पहन ले, पर्पल पहन ले, तो वो थोड़ी सी हम खुद जजमेंटल हो जाते हैं। टेक्निकली हम खुद से इवेल्युएट करने लग जाते हैं कि नहीं इसने तो पिंक कलर के कपड़े पहने हैं, इसने पर्पल कलर के बंदे ने कपड़े पहने हैं। ब्लैक अगर कोई पहने तो हमें मर्द ब्लैक बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ब्लैक एक पावरफुल कलर है। आपने देखा होगा कि जो हमारे जजेस होते हैं उन्होंने ब्लैक पहना होता है, जो वकील होते हैं, जो पावरफुल साइड होती है ना वो ब्लैक की तरफ होती है। लग्जरियस कार्स हैं वो ब्लैक होंगी यूजुअली, लेकिन ब्लैक का साथ में एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है कि आपने अक्सर वो मुहावरे भी सुने होंगे कि एक ब्लैक शीप है, ब्लैक मेल करना है किसी को तो उसमें भी ब्लैक का कलर ही आएगा, तो ब्लैक के थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। घर की बड़ी खवातीन होती है ना वो अक्सर लड़कियों को मना करती हैं कि आप काला रंग ना पहने और कुछ मखसूस ऐसे इवेंट्स होते हैं उस पर काला रंग पहनने से भी मना किया जाता है। अच्छा अगर हम एज वाइज बात करें, जैसे बच्चों की एज है, फिर आप उसके बाद टीन एज से जब आप बाहर निकल आते हैं, फिर आप जब 40+ पे चले जाते हैं तो एज भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है कि आप इस एज को मद्देनजर रखते हुए ये वाला कलर सेलेक्ट करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि अक्सर हमारी जैसे सोसाइटी है, ज़रा सी एजड ख़वातीन होगी तो हम उनको कहेंगे थोड़े डल कलर के कपड़े पहने, शौक कलर के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े लाइटर शेड्स के अंदर हैं। और अगर हम वेस्ट में देखें तो आपने देखा होगा कि जितनी वेस्ट की लाइक 45-50+ एजड ख़वातीन है वो सारी ब्राइट कलर्स पहनती हैं जस्ट टू बी फ्रेश, टू फील फ्रेश, अंदर से फ्रेशनेस की फीलिंग आती है उनके अंदर। हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर उनको कहते हैं नहीं जी लाइट कलर्स के कपड़े पहने। और दूसरी आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो उनके ऊपर हम कहते हैं जी ब्लैक नहीं पहनना, वाइट नहीं पहनना, किसी की शादी पे जा रहे हैं तो ब्लैक नहीं पहनना, वाइट नहीं पहनना। वेस्ट में देखें तो शादी का कलर ही वाइट होता है हमारी। इसी तरह अगर हम उस सेंस में देखें, अगर किसी की फौतगी हो गई है तो क्या या हम ब्लैक पहनेंगे या हम वाइट पहनेंगे, हम कोई कलर का बीच में नहीं जाएंगे। तो इससे कोई कलर इफेक्ट नहीं होता कि आपकी क्या कलर आपने पहना हुआ है, किस तरीके से पहना हुआ है। आप अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बच्चों के लिए कौन से कलर्स जो है वो चूज करने चाहिए ताकि वो बहुत काम रहें, इत्मीनान में रहें, चिड़चिड़े ना हो जाएं, खास तौर पर बच्चों के लिए, ताकि उनका जो ब्रॉटअप है उसमें भी उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। बिल्कुल, जैसे बच्चे हैं देखें उनके ऊपर लाइट कलर्स जो हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं।
जैसे लाइट ग्रीन कलर है उसमें वो फ्रेश लगेंगे। पिंक कलर लड़कियों के ऊपर स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, जो फ्रॉक्स वगैरह पिंक पहन के आ रही होती हैं। ब्लू कलर है, जितने फ्रेश कलर्स है ना, ऑरेंज है, मतलब लाइट ऑरेंज की तरफ आप रहें तो वो ज़्यादा फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। सही। तो इस तरह बच्चों का जो अपना चिड़चिड़ापन वगैरह सारा कुछ हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा, अगर बच्चों को आजकल आपने देखा ही होगा कि हमारे पास भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयार करके, बहुत ज़्यादा ब्राइट कपड़े पहन के, तो वो फिर देख के भी ना आंखों को भी ज़रा कुछ अजीब सा चुभन टाइप होती है कि इतना छोटा सा बच्चा और उसको इतना ज़्यादा तैयार करके आप लेकर आएँ। तो बच्चों को बच्चा ही रहने दें और उस हिसाब से उसको ट्रीट करें। लाइट कलर्स के कपड़े पहनाएं ज़रूर, डार्क कलर के कपड़े पहनाएं, इसमें मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आप मौके की मुनासबत देखते हुए उस हिसाब से पहनाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। दुनिया भर में आज डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। डाउन सिंड्रोम एक पैदाइशी जनियाती नुक्स है और डाउन सिंड्रोम के शिकार बच्चे वालिदैन की खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। इन बच्चों को पढ़ने में, लिखने में, चलने में, सोचने और समझने में दुश्वारी का सामना रहता है। बिल्कुल, कुछ नहीं दुश्वारी का सामना ज़रूर होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये मुख्तलिफ सलाहियतों में आम बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे भी हो सकते हैं, बहुत पीछे भी हो सकते हैं। तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, मेहनत दी जाए, स्पीच थेरेपी है, इसके अलावा फिज़िकल थेरेपीज़ हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, अगर ये सब चीज़ें इनको करवाई जाएँ तो ये आम बच्चों से कई सलाहियतों में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इन्हें ये तमाम तर चीज़ें ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकती हैं। इसी पर आज हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रिसर्चर हैं जनाब इबाद अहमद साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इबाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला हसनैन 12 साल इनकी उम्र है और डाउन सिंड्रोम के शिकार ये बच्चे हैं, लेकिन दिखने में ये इतने प्यारे, इतने एक्टिव और इतने एनर्जेटिक हैं कि जैसे ये आए हैं इन्होंने हमसे क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, बातें करना शुरू कर दी। दैट शोज़ कि ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब्दुल्ला की वालिदा हैं हमारे साथ मिस नगमा हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब डॉक्टर जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अब्दुल्ला के वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि अब्दुल्ला जो हैं ये बहुत प्यारे से बच्चे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपका डेली रूटीन अब्दुल्ला के साथ कैसा है? ये अब्दुल्ला जो हैं जब ये पैदा हुए थे तो उस वक्त हम लोगों को थोड़ा सा सदमा हुआ था, शौक़ लगा था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो इन्होंने हमें जो है वो बहुत खुशी दी है। ज़बरदस्त। और बेसिकली घर की जो रौनक है ना, हमारे घर की रौनक है वो अब्दुल्ला है। वो मुझे वैसे अंदाज़ा हो गया था, जैसे आए थे मुझे अंदाज़ा हो गया था इस चीज़ का। अब्दुल्ला, तो सर मैं ज़रा चाहती हूँ मैं थोड़ी सी अब्दुल्ला से भी बात करूँ। अब्दुल्ला कैसे हैं आप? ये कटिंग का स्टाइल कैसे, किसने कहा ये कटिंग रखो इतनी ज़बरदस्त? बाबा ने कहा? अरे वाह भाई। अच्छा तो मुझे बताएं, शरारतें करते हैं? हाँ, और अम्मी को भी तंग करते हैं? तो ज़रा अम्मी से भी बात कर लेते हैं, कैसी हैं आप? अच्छा, मतलब किसी भी माँ के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है और जब पता चले कि बाय बर्थ आपके बच्चे को ये चीज़ है तो बहैसियत माँ अगर मैं ये सोचूं तो दिल को एक बहुत ज़ोरदार झटका लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टार्ट का जो जर्नी था वहाँ से अब तक की अब्दुल्ला का ब्रॉटअप, ग्रूमिंग, चैलेंजेस जो आपने फेस किए वो प्लीज़ आप शेयर करें। देखिए, स्टार्ट में तो जैसे जमशेद ने बताया हमें काफ़ी एक शॉक लगा और इट टेक्स टाइम कि हम उस चीज़ को कवर करें, लेकिन इन बच्चों पे हमारे जो एक पीडियाट्रिशियन हमें मिले थे, ही वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन। उन्होंने हमें बिल्कुल ये समझा दिया कि देखिए इसकी ज़िंदगी के ये 1000 दिन हैं और इन दिनों को आप वेस्ट नहीं कर सकते। भले ही आपका एक शॉक लेवल है, आप गुजर रहे हैं, बट ही नीड्स अटेंशन। तो उसमें हमने जो है एक अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम उसमें स्टार्ट कर दिया। फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट हुई, स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुई। इट्स वेरी टीरियस, घर में आपके और भी बच्चे होते हैं, वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर उन बच्चों को मैं थोड़ा सा निगलेक्ट करके इस पर ध्यान दे दूँ तो इसकी ज़िंदगी बनानी ही बहुत वो होती है। तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। कई दफ़ा हम रोते हुए भी गुजरते हैं, कई दफ़ा ऐसी कोई अचीवमेंट होती है जो हम कभी नहीं सोचते, जो एक टिपिकल बच्चा वो अचीव करता है तो हम उसके बारे में नहीं सोचते कि ये एक अचीवमेंट है, लेकिन जब अब्दुल्ला ने वो चीज़ कर ली
इवन सिंपल ग्रैबिंग भी जब इसने स्टार्ट की थी, बहुत ही आम बात होती है, बच्चे चीज़ें ग्रैब करते हैं, लेकिन जब इसने ग्रैबिंग स्टार्ट की थी, अब आई वाज लाइक इन टीयर्स कि अच्छा ये कर रहा है, अब ये करेगा, अब ये करेगा, एक एक करके जो चीज़ें बढ़ती हैं स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, तो वो मैं पेरेंट्स के मदर के लिए वो बहुत आई थिंक बहुत इमोशनल एक बहुत राइड होती है हमारी, अप एंड डाउन आते हैं, खुशी आती है, फिर रोना भी आता है, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। और ऑब्वियसली जैसे कि आपने स्टार्ट में बताया कि जब आप अब्दुल्ला जब पैदा हुए थे, जब आपको ये चीज़ पता चली, उस वक्त आप लोग एक शॉक में थे। बात जो पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ पैदाइश हुई है डाउन सिंड्रोम से मुतासरा किसी बच्चे की, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की और एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप इन बच्चों को किस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तवज्जो दे के एक बहुत बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। इसके हवाले से क्या काम किया जा रहा है ये बताइएगा, आपकी जो रिसर्च है डाउन सिंड्रोम के हवाले से क्या कहती है? अच्छा सर, सीन यहाँ पे यह है कि जो फैमिलीज़ होती हैं, एक मदर के लिए चाहे वो बच्चे हमेशा वो ओन करती है, फैमिलीज़ ओन करती हैं। असल चीज़ जो ज़रूरी है वो है मुआशरती रवैया, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए और उस बच्चे के लिए। इसके लिए एक चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर जो मैंने गौर किया कि जहाँ पर एक पिटी ज़रूर है, अफसोस ज़रूर है, कहा जाता है बेचारे यहाँ पे, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। एक चीज़ है ना इंक्लूजन, कि आज हम सोसाइटी के अंदर उन्हें एक हिस्सा दें कि आप इस सोसाइटी का पार्ट हैं। जब तक माशरा ये नहीं कहेगा तो कोई लफ्ज़ वो दे विल फॉल शॉर्ट, राइट, जब तक हम अपनी वो अमली एक्शन ना करें। आज बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बहैसियत एक माशरा और बहैसियत एक रियासत आप उन्हें एक डिज़र्विंग मकाम दें। मसला यहाँ पे ये है जो मैंने देखा इस चीज़ के अंदर, और ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, और ये बात कहते हुए मैं थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी है कि जहाँ पे एक तरफ रियासत के जैसे अब हम एक आइडेंटिटी है, पहले बच्चे की आइडेंटिटी कि ये एक बच्चा है, ये डाउन सिंड्रोम बच्चा नहीं है, ये चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम है, चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम। इस दो चीज़ों में फ़र्क है। अगर आज मुझे या आपको कोई बीमारी हो जाएगी तो हम ये नहीं कहेंगे बुखार वाला इंसान, ना हम कहेंगे कि ये आदमी है जिसे बुखार हुआ है। ठीक, ये है मुआशरती। अब रियासती जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं आपके दूसरे सवाल के ऊपर मैं पाऊंगा। जी अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ, चूँकि आपकी रिसर्च है, आपकी ग्रिप है इस चीज़ पे, इस चीज़ में हम क्या देख रहे हैं? इजाफा हो रहा है, ये चीज़ कम हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब मैं इसी चीज़ पे आ रहा था। देखिए, एक WHO की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे ये है कि हमारे पास दुनिया भर में ग्लोबल पॉपुलेशन 15% लोग डिसेबिलिटीज़ का शिकार, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 7 में से एक शख्स दुनिया भर में वो यहाँ पे उसको किसी न किसी तौर की डिसेबिलिटी होगी। अब आप ये देखिए, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि अगर पाकिस्तान का हम यहाँ पे देखें तो फिर पाकिस्तान का होता है 20 to 31 मिलियन लोग डिसेबल होने चाहिए, सही, यहाँ पे उस ब्रैकेट के अंदर है, राइट। मगर अब आती है यहाँ पे सबसे बड़ी आयरनी, आपका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, रियासती डॉक्यूमेंट, वो होता है सेंसस 2017। क्या आप गेस कर सकते हैं क्या नंबर हमने दिया है, कितनी परसेंटेज हमने दी है? ये मैंने आपको बता दिया कि 15% यहाँ पे होनी चाहिए डिसेबिलिटी की। पाकिस्तान के सेंसस के अंदर कितनी होगी? कितनी है? गैस करें, आप एक नंबर दीजिए। अराउंड 30? आप? लेस देन 15 आई गेस। लेस देन 15, 0.48। ओके, ओह माय गॉड। अच्छा, अब आपके हाथ में मैं दूसरा चीज़ करता हूँ। 2017 से पहले जो सर्वे हुआ है पाकिस्तान का सेंसस का, वो हुआ है 1997 आई बिलीव, राइट। वहाँ पर थी 2.38। तो अब आप ये सोचिए, क्या ये अकल में आती है बात कि हमारी पॉपुलेशन तो वैसे बढ़ रही है, लेकिन दुनिया में पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पे डिसेबिलिटीज़ कम हो रही हैं, बल्कि ना होने के बराबर। अब जब इनसे पूछा गया, यहाँ पे सिविल सोसाइटी बैठी, उन्होंने पूछा कि जी जनाब, ये जो स्टैट्स हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस, ये क्या हो क्या रहा है? जी डिसेबिलिटीज़ का बॉक्स लगाना भूल गए थे। ओके, अच्छा जी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि आप अभी तक इस माशरे में टैबू है, लोग ओन नहीं करते कि यहाँ पे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पर्सनल ने जब गए सर्वे करने, क्या उन्होंने वो इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ की या नहीं की, हमें नहीं पता, ठीक। तो अब बताने का, यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि हम आजकल ये सुन रहे हैं कि दोबारा से एक सेंसस होने वाला है, जी कंपल्सरी है, तो बिफोर इलेक्शंस अगर ये हो रहा है तो जो गलती हमने इस सेंसस में की है, हम ये अगले सेंसस में ना करें।
ये बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये बात जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब जैसे हम यहाँ पे किसी भी मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, मैं यहाँ पे ज़रूर बात कहूँगा कि सिंध की डिसेबिलिटीज़ मिनिस्ट्री इज़ परफॉर्मिंग वेल। अच्छा, बात आपने बताया कि सेंसस के हवाले से आपने बताया 0.14% आपके पास, 0.48%। 483, ओके। आपकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक क्या फिगर्स है, क्या इदादो शुमार है, पाकिस्तान में ये तादाद इस वक्त कितनी है, पिछले साल कितनी थी, और क्या ये बढ़ रही है या कम हो रही है? अच्छा, अब यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल ये रिसर्च नहीं कर सकते, राइट, ठीक। मैं जब यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ के पास जाता हूँ, जैसे प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, वो कहते हैं सबसे बड़ा मसला डेटा है। आज आप यहाँ पे बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मगर उनका इम्पैक्ट लिमिटेड इन स्कोप है। जो रियासत कर सकती है वो एक प्राइवेट NGO नहीं कर सकती। जब आपकी रिसोर्स एलोकेशन होती है एज अकॉर्डिंग टू योर डाटा, एंड डाटा कम्स फ्रॉम द सेंसस, ये रियासत ही कर सकती है। WHO का डाटा हमारे पास है कि भाई 15% तो है ही है ग्लोबली, एंड पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। जब तक आप अपना डाटा सही नहीं कहेंगे, रियासत प्रायोरिटी नहीं करेगी, आपके मसाइल होंगे। सही है, ठीक है। डॉक्टर जमशेद साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जो बच्चे इस चीज़ का शिकार है, मैं चाहती हूँ कि उनके पेरेंट्स हमें जो देख रहे हैं, यकीनन किसी भी माँ के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ये, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से इन बच्चों का ब्रॉटअप होना चाहिए, किस इन बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने जैसे पहले भी कहा कि थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी तवज्जो की इनको ज़रूरत है। अगर इनको हम तवज्जो दे देंगे, मोहब्बत दे देंगे, तो यकीनन ये उन बच्चों से भी आगे बढ़ जाएंगे और इनकी जो सलाहियतें वो और निखर के सामने आएंगी। देखिए, आपने बिल्कुल वही बात सही की कि तवज्जो मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन स्टार्ट ऑफ तो तवज्जो मोहब्बत से ही होता है, ठीक है, इन बच्चों को बड़ा करने में। लेकिन उसके साथ साथ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है इनको, ठीक है। ये बच्चे जो हैं वो, अगर आप इनको कोई काम करने के लिए कहेंगे, एक दफ़ा कहेंगे तो टिपिकल बच्चों की तरह वो एक दफ़ा में सुन नहीं लेंगे, दे विल टेक देयर टाइम। तो आप इनको बार बार बताना पड़ता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। लेकिन वो बार बार मोहब्बत है ना, बार बार मोहब्बत से आपने बताया। हाँ, लेकिन एक पीडियाट्रिशियन थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस तरह फ़ौजी को ट्रेन किया जाता है ना, कोशिश करें कि इनको भी उसी तरह ट्रेन करें। तकलीफ़ इनको भी होगी, तकलीफ़ सख्ती के साथ, थोड़ा सख्ती के साथ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि तकलीफ़ इनको भी होगी, तकलीफ़ पेरेंट्स को भी होगी, लेकिन उसका जो आउटपुट, उसका जो आउटकम होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं दोनों चीज़ें करें। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, ये बच्चे जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, ये रौनक है हमारे घर की। ये बच्चे बहुत आपको इंजॉय करवाते हैं आपकी लाइफ, ठीक है। जैसे दूसरे बच्चे होते हैं ना, ये भी वैसे ही चीज़ें करते हैं। अब्दुल्ला जो है, ही मेक्स अस लाफ। अच्छा, मैं जो समझता हूँ इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे हैं, छोटे हैं, 5 साल 3 साल की एज है। एक 2 या 3 साल की एज तक बच्चा जो होता है, उसका जो बचपना होता है, उसकी जो बातें होती हैं, वो आपको हंसाती हैं, वो आपको बड़ा एक अच्छा फील कराती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब बच्चा बड़ा होता रहता है, 6, 7, 8 साल की एज में पहुँचता है, 9 साल की उम्र में पहुँचता है, तो फिर वो कुछ हद तक संजीदा होने लग जाता है। उसकी वो चीज़ें, वो जो बचपना है, वो क्यूटनेस जो है, वो अब समझदारी में बदलने लग जाती है। तो शायद ये भी वजह है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये मासूम होते हैं। अभी ये 12 साल इनकी एज है, लेकिन ये बहुत ही मासूम, जैसे 3 साल का बच्चा, उस तरह की मासूम बातें करते होंगे, प्यारी प्यारी बातें करते होंगे। शायद ये भी रीज़न है कि आपके घर का एनवायरनमेंट जो है वो इससे बड़ा खिला रहता है। हाँ, ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा इन बच्चों में बहुत सारी वो चीज़ें नहीं होती हैं, आई बिलीव, जो कि हम लोग में होती हैं। जैसे जलन है, हसद है, ये इस टाइप की चीज़ें इन बच्चों में होती नहीं चीज़ों से पाक होते हैं बच्चे। जी, तो इस वजह से होते हैं ये बच्चे। जी, एग्जैक्टली। तो सर, इनकी स्टडीज़ के क्या लेवल्स होते हैं इनकी? अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ, उसका क्या पैटर्न होता है? इसके लिए तो आई बिलीव नगमा विल बी द बेटर पर्सन टू आंसर। अच्छा, आप चूँकि स्पेशल स्कूल भी रन करती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकती हैं। एक्चुअली इट्स अ ट्रेनिंग सेंटर। मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ। जब हमारे पास अब्दुल्ला आया था, तो हमें डॉक्टर ने ये क्लियरली बोल दिया था कि देखिए, इसे स्पेशल स्कूल की ज़रूरत नहीं है। ही कैन रन इन अ मेन स्ट्रीम स्कूल। लेकिन जब हम मेन स्ट्रीम स्कूल गए, तो सिचुएशन ये थी कि दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट डांसिंग।
जो चाहे वो कोई भी हो, तो ना टीचर्स को, उन्होंने एक एफर्ट की थी इसको रखने की, करने की, लेकिन हमने ये देखा कि इट इज़ अ गैप बिटवीन जो बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं और अब्दुल्ला के बीच का भी एक इशू आ जाता है। एक्सेप्टेंस का भी, अच्छा बच्चे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे माशरे में, लेकिन अफसोस की बात है कि बच्चे के पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते, वो कहते हैं भाई ये बच्चा हमारे बच्चे के साथ क्यों पढ़ रहा है। कुछ पेरेंट्स होते हैं, नॉट एवरीबडी। तो अब जब ये इनकी पढ़ाई की बात आती है तो ये भी एक अर्ली स्टार्ट लेते हैं और वो बाबा के पास जाके बैठ गए, ये मासूमियत होती है प्यारे से बच्चे की। ये प्यार है ना। अम्मा ने बस शायद अचानक से अम्मा ने उनका दिल डांटा है किया। किसी चीज पे, मुझे पता चल गया डांटा है अम्मा ने किसी चीज़ चुपचाप बैठा होगा, ऐसे चुप करके बैठना, हिलना नहीं, वो उठ के बाबा के पास चले बाबा गए। के पास चले गए। जी प्लीज। जी। सो इनके साथ ये होता है कि एक मेन स्ट्रीम के लिए तैयारी कराई जाती है। मतलब जब जैसे आप जब 2 इयर्स के होते हैं तो उसी वक्त से इनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे सोशल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है, दूसरे बच्चे बैठे हुए होते हैं तो उनकी एक, क्योंकि पढ़ाई तो एक चीज़ है ही, बट असल चीज़ होती है बिहेवियर, तरबियत। जब बच्चे बिहेव कर रहे होंगे, टीचर की बात सुन रहे होंगे, मान रहे होंगे, भले ही वो एकेडमिकली थोड़ा सा पीछे चले, बट इफ़ दे आर एडजस्टिंग इन द एनवायरनमेंट, टीचर लेके चल सकती हैं। टीचर का भी कसूर नहीं होता, एक क्लास में 20 बच्चे होते हैं, वो नहीं कर पाती। तो हम कोशिश हमारी ये होती है कि इन बच्चों को शुरू से ही एक सोशल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग दें, ठीक है। उसमें जो बच्चों की बेसिक चीज़ें होती है, रिकग्निशन की, कलर्स की, नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, साउंड्स की, सही है। तो बेसिक रनिंग की इस चीज़ पे। एनुअल कोई इसमें लेवल्स भी होते हैं, जैसे बच्चों का होता है 1 क्लास, 2 क्लास, L1, L2। देखिए ये ना ये बच्चे जो ना इनकी एक पर्सनल, इसको कहते हैं IEP बनाते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। ओके, ठीक है। अब जैसे अगर एक क्लास में आप सोचे क्लास में टीचर जो 1 to 50 पढ़ा रही है, तो हम इन बच्चों के लिए 1 to 25 ही टारगेट रखेंगे। सब बच्चे 1 to 50 पढ़ेंगे, ये उनकी क्लास में ही रहेंगे, लेकिन जब इनका टेस्ट होगा तो इनका टारगेट 1 to 25 तक ही लिया जाएगा, और फिर उसी क्लास में ये बिल्कुल उसी क्लास से प्रमोट हो सकते हैं। बस इनकी जो एजुकेशनल प्लान बनता है वो इनकी एक हिसाब से बनता है, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से और जो कि ज़रूरी है। और अगर हम ऐसे ही प्लान बनाएंगे तभी हम इस तरह के बच्चों को मज़ीद आगे लेके जाएंगे। तो सर मैं चाहूँगी मैं अब्दुल्ला से भी बात करूँ। अब्दुल्ला, मुझे बताएं सबसे ज़्यादा फेवरेट खेल कौन सा है? मैच पसंद है? क्रिकेट देखते हो? देखते हो? प्लेयर कौन सा अच्छा लगता है? अम्मा बताएंगे। हाँ, आजकल तो खैर बाबर आजम का ही सब फैन बने हुए हैं। बाबर आजम पसंद है आपको? अरे वाह, क्रिकेट यानी कि शौक से देखते, खेलते भी हैं क्रिकेट? और अच्छा ये बताओ, आजकल तो वीडियो गेम का दौर है, ये PUBG और बड़े मुश्किल से गेम होते हैं, खेलते हैं वीडियो गेम मोबाइल पर या कंप्यूटर पर? नहीं, टीवी पे खेलते हैं। टीवी पे खेलते हैं। क्या खेलते हैं ये बताएं? क्या खेलते हो? माइनक्राफ्ट। ओके, तो अम्मा अब्बा में से वैसे जल्दी जल्दी बता दो, कोई डांटता है? अम्मा डांटती हैं? हाँ। है ना? हाँ, इसीलिए बच्चा उठ के यहाँ से वहाँ पे आ गया। अब्बा तो प्यार करते होंगे, है ना? तो अब अब्दुल्ला, कार्टून कौन सा देखते हो? फेवरेट कार्टून कौन सा आपका? माइनक्राफ्ट नहीं, उसके अलावा बेंटन देखते हैं? बेंटन, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तो मुझे बहुत पसंद है। खाने में क्या पसंद है? चिकन। और मीठे में क्या पसंद है? बाबा। वाह, सब बच्चों के लिए ना एक मीठी मोहब्बत, एक मीठी सी चीज़ है। अच्छा, बात जैसे कि हम जिक्र भी करें ना कि कुछ नहीं, मोस्टली ये बाय बर्थ है, तो रिसर्च की क्या कहती है? बाय बर्थ आप जब खातून एक प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में इस चीज़ का इल्म हो जाता है? अगर आपने इस पे भी रिसर्च किया, मैं चाहती हूँ कि जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो इस चीज़ के हवाले से यकीनन पढ़ें, सुने भी। अच्छा, मैं ऑब्वियसली क्योंकि मेरी रिसर्च मेडिकल एस्पेक्ट पे नहीं थी, तो मैं इस चीज़ के ऊपर कोई राय देने से मैं गुरेज करूँगा। जहाँ तक ये बात अभी मैडम ने कही, वो चीज़ बड़ी अहम है कि जो फर्स्ट 1000 डेज़ वो है मेक और ब्रेक। ओके, ठीक, आप उसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट 1000 डेज़ के अंदर अगर इंटरवेंशन हो जाती है, राइट फिजियोथेरेपी, राइट लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे स्पीच के अंदर आप यहाँ पे करते हैं, तो अगले जो लाइफ है उस बच्चे की वो बहुत सहल हो सकती है। हमारे पास क्योंकि एक मसला अब थोड़ा कम हो रहा है कि शुरू में ऐसे इदारे नहीं थे, ऐसे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं थे कि जहाँ पे वो आपको राइट गाइडेंस और राइट स्टेप्स बता दें। ये वाली बात मेरा ख्याल है कि अब मेडिकल डॉक्टर विल बी द बेस्ट टू आंसर कि यहाँ पे कि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ पे ये बात जो बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि जो बर्थ अगर हो गई और फिर उसके बाद जो अभी मैडम ने कहा या फिर सर ने कहा कि इवन दो कि एक प्रोसेस, एक इमोशनल चीज़ से चल रहा होता है एक इंसान, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो,
लेकिन वो इंटरवेंशन फ़ौरन करवाइए, क्योंकि जो आगे की जो पूरी जो ज़िंदगी है बच्चे की वो डिपेंड कर रही है उन 1000 डेज पे। और उसमें ही माँ को हिम्मत अपनानी है, उसमें ही अपने घर वालों को हमने ये बताना है कि हमने इन बच्चों को, इन खूबसूरत बच्चों को, इन स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट करना। आप सबका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोग आए। तो जनाब पैगाम ये दिन के हवाले से कि मोहब्बत से, प्यार से इन स्पेशल बच्चों को एक्सेप्ट करना हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सोसाइटी की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ इतने सख्त मत बने, इन बच्चों को एक्सेप्ट करें, इनके साथ मोहब्बत से पेश आए, क्योंकि जो 1000 दिन हम बता रहे हैं ना स्टार्टिंग के, वो इनकी ज़िंदगी को आगे लेके बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। तो जनाब अगले मौजू का आगाज़ इस खूबसूरत शेर के साथ। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ़, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। जी हाँ जनाब, आज शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। शायरी ये जज्बात की अक्कासी और अल्फाज में कहानी के साथ साथ अफराद और कौमों की राहबानी का एक फ़रीज़ा अंजाम देती है। यौम शायरी का मकसद शायरी की अहमियत को उजागर करना है। ये शायरी जब ख्वाजा फरीद, बाबा बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू की काफ़िया कहलाई तो अमन और सलामती और इस्लाम के फ़रोग़ का ज़रिया बन गई। इसके अलावा इकबाल की नज़मों का जब रूप लिया तो बेदारी इंसान का काम लिया। फैज़ और जालिब के शेरों में जब ढली तो इनकलाब का सामान मुहैया किया इसी शायरी ने। और जब ये शायरी नासिर और फराज के अल्फाज का ज़रिया बनी, उन्होंने शायरी को मुंतखब किया तो प्यार और उल्फत की एक नई कौंपल ने जन्म लिया। शायरी के पीछे चाहे अकीदत कारफरमा हो या दुनियादारी, बहरहाल ये सब मोहब्बत के इस्तारे हैं और तस्कीन का सामान मुहैया करते हैं। तो दुनिया भर में ये दिन, शायरी का दिन, खूबसूरत शेर दुनिया भर में पढ़े जाएंगे। और इसी दिन की मुनासबत से आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक जुमला, एक लाइन, काश मैं तेरे हसीं हाथ का कंगन होता। जब ये जुमला, जब ये लाइन, जब ये शेर सुना जाएगा तो जिस शख्सियत का नाम आएगा वो कौन है? वसी शाह जनाब। तो वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके अलावा हमारे दूसरे मेहमान जनाब उमैर नजमी साहब, खूबसूरत शेर तख्लीक करने के लिए जब कलम उठाते हैं तो फिर दुनिया इनकी मोतरफ़ हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। वसी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उमैर नजमी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। क्या कहेंगे वसी शाह साहब? आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा, आगाज़ करूँगा। आज का दिन दुनिया भर में शायरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और यकीनन जब नौजवानों के हवाले से शायरी की बात की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा सुना और पढ़ा जाता है। जी, बड़ी मोहब्बत, आपकी बड़ी नवाजिश। देखिए शायरी जो है ना, वो आप ये समझिए कि जो ज़मीनी सफ़र है इंसान का, इसमें जो आसमानी चीज़ें हमें अता हुई हैं, शायरी उनमें से एक है। और शायरी बुनियादी तौर पर आपके यानी कि उसका मौजू आपका जिस्म ज़रूर होता है, मगर वो आपकी रूहानियत को एड्रेस करती है, रूह को टच करती है। रूह की अगर कोई ज़ुबान है तो वो शेर है। और शायरी करती क्या है? देखिए शायरी ये करती है कि आपकी उंगली थामकर इंसानी नफ्सियात, इंसानी रवैये और इंसानी जज्बात, इसके हवाले से आपको वो गोशे दिखाती है जो आप ये समझिए कि किसी भी और ज़ुबान में, किसी भी और तरीक़े से उन गोशों पर नज़र डालना, उनको सामने लाना, उनको एड्रेस करना शायद मुमकिन नहीं होता। तो शायरी जो है वो ना आशना से आशना की तरफ आपको लेकर जाती है। दूसरे शायरी का एक हुस्न ये है कि शायरी जो है वो आप ये समझिए कि सख्त से सख्त बात, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, किसी भी मौजू पर हो, उसको बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही मोहब्बत से बयान करने का हुनर जानती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि चाहे रिश्ता हो, चाहे ताल्लुक़ हो, चाहे मुआशरा हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, उससे फ़साद बरपा नहीं होता। शायरी फ़साद ख़त्म करके मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है। ये शायरी का हुस्न है, ये शायरी का ख़ासा है, ये शायरी का फ़ख्र है। ज़बरदस्त। उमैर नजमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक खूबसूरत शेर से कीजिएगा और मेरा सवाल भी लीजिएगा कि इस शायरी के पीछे चाहे अकीदत कार फरमा हो या फिर मोहब्बत, ये है तो मोहब्बत की ज़ुबान। और जिस तरह से वसी शाह साहब ने भी कहा कि अपने अंदाज़ को खूबसूरती के साथ बयान करने की एक बेहतरीन ज़ुबान है ये।
जी बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है, मैं अपने एक शेर से बात का आगाज़ करता हूँ कि निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना वाह है। वाह 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 वाह। तो जैसा कि इस वसी भाई परिंदे ने के दिल काफ़ी से हद तक पिंजरा निकालना है, खूबसूरत। जैसे कि वसी भाई ने काफ़ी हद तक इस बात को वाज़े कर दिया है कि शायरी का काम या उसका जो मकसद है वो इंसानी ज़िंदगी में क्या है। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि एक शायर जो होता है उसको जो एक चीज़ वदीयत होती है वो है एहसास। वो बाकी लोगों से थोड़ा-सा ज़्यादा हसास होता है। अपने इर्द-गिर्द फैली जो अफ़सरदगी, उदासी या इंतशार या वो चीज़ें जो आम लोग बहुत कम महसूस करते हैं, अगर महसूस कर पाएँ तो बयान नहीं कर पाते। तो शायर उन चीज़ों को जज़्ब करके और फिर उनको अल्फ़ाज़ की शक्ल में कागज़ पर उंडेलता है, लोगों को सुनाता है, लोगों तक पहुँचाता है, लोगों के दिलों की आवाज़ बनता है। तो शायर एक ज़िम्मेदार इस चीज़ की ज़िम्मेदारी उसे सौंपी जाती है कि वो आम लोगों की ज़बान जो है वो बोले और उन लोगों के एहसासात जो हैं उनको सामने लाए। ठीक है। अच्छा वसी शाह साहब, आप क्या समझते हैं, किताब पढ़ना एक ज़माना था जब किताबों का इंतज़ार किया जाता था, और आपकी ख़ास तौर पर जो किताबें हैं, ख़ास तौर पर जो मशहूर तरीन किताबें हैं, इतनी ज़्यादा सेल होती थी कि शायद उसका स्टॉक कम हो जाता था। लेकिन अब चूँकि इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, टैबलेट्स होते हैं लोगों के पास, जी, तो ये जो टेक्नोलॉजी तब्दील हुई है, आपको क्या लगता है कि जो स्टडी है उसमें इजाफा हुआ है या फिर इसमें कमी आई है? हाँ देखिए, ये तो सारे इबलाग के ज़राए हैं। असल चीज़ तो इबलाग है, असल बात तो शेर कहना है, और असल बात है शेर का पहुँचना। उसका ज़रिया जो है वो बदलता रहेगा, पहले भी बदलता रहा है, हमारे अहद में मुख्तलिफ था, आज मुख्तलिफ है। और अगर हमें ज़िंदगी मिली और आपने देखा तो शायद हमारे देखते ही देखते बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बिल्कुल ठीक। असल बात यह है कि फ़राज साहब शेर कह रहे थे, नासिर साहब शेर कह रहे थे, परवीन शेर कह रही थी, फिर हम लोग आए, हम शेर कह रहे थे, और हमारे बाद हम देखते हैं कि उमैर जैसे खूबसूरत लोग जो हैं वो शेर कह रहे हैं। तो शेर कहा जा रहा है, शेर कहा जा रहा है, शेर सुना जा रहा है, शेर दिल पे असर कर रहा है, शेर मिजाजों में, रवैयों में खूबसूरती पैदा कर रहा है, तब्दीली ला रहा है। ये अहम बात है। बाकी हर दौर के अपने ज़राए होते हैं, वो बदलते रहते हैं, उनकी अपनी अहमियत जो है वो जुज़ वक्ती हुआ करती है, जो कुल वक्ती है वो शेर है। शेर है। ठीक, उमैर साहब आपकी जानिब आती हूँ। अपनी पसंदीदा नज़्म अगर आप सुनाना चाहें, शेयर करना चाहें हमारे साथ, और क्या नई चीज़ आप लिख रहे हैं नौजवानों के लिए? मैं दरअसल गज़ल का शायर हूँ, नज़्म भी है, लेकिन अभी क्योंकि गज़ल की तरफ रुझान ज़्यादा है तो मैं एक गज़ल के कुछ अशार आपको सुनाता हूँ। जी। कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, वाह वाह वाह, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, वाह वाह वाह, मगर लगेगा, वाह वाह, क्या कहने हो? नहीं लगेगा, बहुत शुक्रिया, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात। हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमारे दिल को अभी मुस्तकिल पता ना बना, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत उम्दा। तेरा दिल इधर लगेगा नहीं। जी जी, हमें पता है तेरा दिल इधर लगेगा नहीं, जुनून का हुज्म ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम, जुनून का हुज्म ज्यादा तुम्हारा ज़र्फ है कम, जरा सा गमला है इसमें शजर लगेगा नहीं। वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, शानदार। अच्छा वसी शाह साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। अब आपकी मौजूदगी हो और अशार ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। तो एक जो मशहूर ज़माना कंगन, मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आगाज़ उससे करें, उसके बाद मज़ीद जो नई शायरी है उसकी तरफ हम ज़रूर आएंगे। क्योंकि फराज शुरू से ना ये लाइन सुबह से पढ़ के बोल के जो है ना मुझे याद करवा दी है।
अब बस अब आपका अगला जुमला ये होगा कि आप चौथी जमात में थी तब आपने ये सुनी थी। नहीं नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चौथी नहीं, जमात नहीं, वाले हो, ये 14वीं नहीं, जमात है वाले भी। हो, सबकी पसंदीदा है सर। नहीं है भी ऐसे ही, लाजिम बात है कि हमें वो एक उम्र हो गई है, बहुत सारे बच्चे अब बड़े हो गए, तो ये बात दुरुस्त है अपनी जगह, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी प्राउड मोमेंट है कि चौथी जमात से लेकर अब तक के लिए इसकी जो तासीर है वो अभी तक बरकरार है सर। बिल्कुल दुरुस्त सर, कर रही है। पेश कीजिएगा। चौथी जमात वाले जी, जी। 40 बरस के हो गए सुनते सुनते। क्या बात है। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वाह। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, वाह। और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुर्सत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। वाह वाह वाह। जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। वाह। रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। वाह वाह। मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को, तेरे गाल को छेड़ा करता, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मुझको माफ कीजिएगा, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन के महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त। वसी As साहब, always, as always. कमाल, बेहतरीन, जितनी हम तारीफ करें कम है। बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया। नजमी, बेहद शुक्रिया आपने वक्त दिया।